विद्यार्थियों, आज विश्व इतिहास के जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है। और जो BA 6 सेमेस्टर में सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न यूरोप 15 to 18 सेंचुरी के अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता रहा है। यदि यूरोप के इतिहास को आप सरसरी तौर पर देखें तो औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और इस औद्योगिक क्रांति के बाद ही आप देखते हैं कि ब्रितानी उपनिवेशों के अंदर भारी भरकम मशीनों ने स्थान ले लिया, और जो काम हाथों से हुआ करते थे, हस्तचालित यंत्रों से हुआ करते थे, अब उनकी जगह इन भारी भरकम मशीनों ने ले ली थी। उत्पादन जब मशीनों से होने लगा तो उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की गई, और जैसा कि आप जानते हैं कि मशीनों से जब उत्पादन शुरू होने लगा तो उत्पादन में वृद्धि हुई, और उस उत्पादन को खपाने के लिए उस उत्पादन को ले जाने के लिए बाज़ार की तलाश हुई, और ये बाज़ार ब्रितानी उपनिवेशों में पहले से तैयार थे। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान भी ब्रितानी उपनिवेश रहा और लंबे समय तक रहा, और हिंदुस्तान से वो कच्चे माल के तौर पर कॉटन को मैनचेस्टर में लेके जाते थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वहाँ पहले ही पैर पसार चुकी थी, और उस कच्चे माल को फिर पक्के माल के तौर पर भारी भरकम मशीनों से पक्के माल के तौर पर वो माल फिर उपनिवेशों में रह रहे लोगों को बेच दिया जाता था। इस प्रकार ये दोहरे आर्थिक लाभ पर आधारित जो उपनिवेश हुआ था, कहीं न कहीं उसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि हिंदुस्तान ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पैसा कमाया था, जो आर्थिक लाभ कमाया था, उस आर्थिक लाभ की बदौलत ये जो औद्योगिक क्रांति थी वो इंग्लैंड में सफल हुई। हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि औद्योगिक क्रांति का स्वरूप इंग्लैंड में कैसे रहा, फिर बाकी यूरोप के हिस्सों में किस तरह से वो औद्योगिक क्रांति फैली, और इसके नतीजे आने वाले वर्षों में किस तरीके के हुए। हम जिन दो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद, ये सब औद्योगिक क्रांति के बाद उपजा हुआ एक सामाजिक संघर्ष था जो सर्वहारा और पूंजीवादियों के बीच में पैदा हुआ। और आप देखते हैं कि 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी होता है, और कार्ल मार्क्स एक नया विचार लेकर इस दुनिया के सामने आते हैं, जब उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और जब उन्होंने इस चीज़ का आह्वान किया तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को हराना चाहते थे, और उनका ये मानना था कि पूंजीवाद इस पूरी दुनिया के लिए एक कहर और एक दमन चक्र पैदा करेगा, जो उनकी बातें काफ़ी हद तक सही भी थी। और आप देखते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में समाजवादी विचारों का उदय हुआ जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस औद्योगिक क्रांति की आखिर क्या विशेषताएं थी, और कैसे ये ब्रिटेन से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के अंदर ये औद्योगिक क्रांति ने पैर पसारे। जान पड़ता है कि ब्रिटेन में 1780 के दशक यानी 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दशक के बीच में यानी 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जिस ढंग से रूपांतरण हुआ, उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। और नई मशीनों एवं तकनीक ने पहले के जो हस्तशिल्प थे यानी जो हाथों से किए जा रहे काम थे, हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल का उत्पादन किया। तो यानी हाथों से निकलकर उत्पादन अब मशीनों से होने लगा। तो निश्चित था कि जब मशीनों से उत्पादन हो रहा था तो उत्पादन भारी मात्रा में हो रहा था। उस समय के एक अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक अर्नोल्ड टॉयनबी, और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, और इस शब्द का प्रयोग जब वो कर रहे थे तो उनका आशय
उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए उन्होंने किया जो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के जो औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के मध्य हुए, इस अवधि में जो रूपांतरण उन्होंने देखा उसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। और उस समय में इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जॉर्ज तृतीय का शासन था। ये माना जाता है कि जो दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई और उसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की जो हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया और 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास, लोहा उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। जो चित्र आप देख रहे हैं ये वर्सली नहर का है और ये मैनचेस्टर में ये नहर बनी गई थी। और जब ये नहर बनाई गई तो ये यातायात का बहुत बड़ा साधन बनी। जो व्यापारी थे वो अपने माल को इन्हीं नहरों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते थे और जो उनको काफ़ी सस्ता भी उन्हें ये जब माल की ढुलाई वो इन नहरों से करते थे तो उनके आवागमन का रास्ता ही नहरें ही हुआ करती थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वर्सली नहर जो मैनचेस्टर में बनाई गई और मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। एरिक हॉब्सबॉम यूरोपीय इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने टाइनबी के विचारों से सहमत होते हुए अपनी एक राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 1780 के दशक और 1820 के दौरान कपास, लौह उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति दर्ज हुई और इस पूरे कालखंड में ब्रिटेन में नहरों का जाल बिछाया गया जिनके माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी हुई। रेलवे पटरियों का नेटवर्क खड़ा किया गया ताकि एक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत महसूस न हो। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होने का कारण यह था कि यह 17वीं शताब्दी में राजनीतिक दृष्टि से मजबूत था। इसके तीनों हिस्सों में एक ही राजतंत्र का शासन था, एक ही मुद्रा प्रणाली थी और एक ही कानून व्यवस्था थी। ग्रेट ब्रिटेन जो कि स्कॉटलैंड, न्यू साउथ वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बना है, वहाँ एक ही राजा का शासन था जिस कारण से एक ही आर्थिक नीति का पालन करना बहुत आसान था। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था और मुद्रा का प्रयोग ये महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिस कारण ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति को पाते हैं। और इसी दौरान एक कृषि क्रांति भी हुई और यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि को कब्जा लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। इंग्लैंड, अफ्रीका तथा वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार का जो केंद्र बना वो लंदन था जो इंग्लैंड की राजधानी थी। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण गांव से आए गरीब लोग नगरों में काम करने लगे और नगरों में उन्हें अच्छी मजदूरी मिलने लगी। उद्योग स्थापना हेतु तो ऋण राशि उपलब्ध करने के लिए बैंक, अच्छी परिवहन व्यवस्था बनाई गई और कहा जाता है कि लंदन के अंदर 100 से भी अधिक बैंक थे। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। द्वितीय डर्बी द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास और तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहले लोहे का पुल बनाया। ये औद्योगिक क्रांति के कुछ पड़ाव हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कपास की कटाई किस तरीके से की जाती थी, ये उसका एक नायाब उदाहरण आपके सामने है। और ब्रिटेन हमेशा से ही ऊन एवं सन से कपड़े का निर्माण करता था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राजनीतिक नियंत्रण के साथ ही कपास का भारी मात्रा में आयात होने लगा और जिसका प्रयोग वस्त्र उद्योग में होने लगा। जेम्स हरकिस द्वारा 1765 में बनाई गई जो स्पिनिंग जेनी थी, एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा। म्यूल फिर एक ऐसी मशीन आई जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई थी। इससे काता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने सबसे पहले जो वस्त्रों की जो कताई बुनाई से संबंधित जो यंत्र थे वो सबसे पहले इजाद में आए, वो सबसे पहले उनका आविष्कार हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक पुल है और पुलों का निर्माण कैसे इंग्लैंड के अंदर हुआ और लौह और इस्पात का प्रयोग कैसे इन पुल के निर्माण में किया गया, एक नायाब उदाहरण था। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के पुल बनने शुरू हुए। 1780 से 1850 के दशक के मध्य ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तहत गांवों से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए ऋण की व्यवस्था बैंकों के माध्यम से की जाने लगी। अकेले लंदन में उस समय 100 से अधिक बैंक मौजूद थे। परिवहन के लिए एक बेहतर व्यवस्था मौजूद थी। 18वीं शताब्दी में 26,000 आविष्कार हुए जिनके कारण बड़े बड़े परिवर्तन हुए। 4 बड़े परिवर्तनों ने इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया और ये परिवर्तन थे लौह उद्योग का रूपांतरण, कपास की कताई बुनाई, भाप की शक्ति का प्रयोग और रेल मार्गों की शुरुआत। कोयला और लौह अयस्क बहुतायत से उपलब्ध था और वहाँ उद्योग में काम आने वाले खनिजों की भरमार थी। सीसा, तांबा और टीन खूब मिलता था। लोहा प्रगलन की प्रक्रिया के द्वारा लौह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता है और सदियों तक इस प्रक्रिया के लिए चारकोल का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यह उच्च तापमान पैदा नहीं कर पाता था। अंततः 1709 में अब्राहम डर्बी द्वारा किए गए आविष्कार से शुद्ध लोहा मिलने लगा। उसने धमन भट्टी का आविष्कार किया जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया और 1779 में तृतीय डर्बी ने विश्व में पहले लोहे का पुल कॉलब्रुकडेल सेवन नदी पर बनाया और इस सेवन नदी पर वही पुल है जिसे अब्राहम तृतीय यानी तृतीय डर्बी ने जिसका निर्माण किया था। भाप की शक्ति का प्रयोग। भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती है। जब इस बात का पता चला तो बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के लिए यह वरदान साबित हुआ। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती जिस पर अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी और इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता रहा। जब जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। वाट ने दरअसल एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्ति चालक मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। और इसी तरीके का एक भाप का इंजन इस तस्वीर में जो साफ दिखाई दे रहा है। पहले भाप से चलने वाला रेल का इंजन 1814 में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती, सस्ती और तेज भी थी, माल और यात्री दोनों को ढो सकती थी। लोहे की पटरी जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया था और भाप के इंजन के द्वारा इन लोहे की पटरियों पर रेल के डिब्बों की खिंचाई एक नया अनुभव थी। और ये आप देख रहे हैं कि लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में जो रेलवे का निर्माण हुआ था और किस तरीके से लोग रेल में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, उस समय का एक चित्र, इसकी जीती जागती तस्वीर ये है जो ये दिखा रही है कि इस तरीके से पहले जो रेलगाड़ियाँ थी, रेल के इंजन थे वो किस तरीके के होते थे। और ये पहला जो रेल का इस्तेमाल आप लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में दिखाई देते हैं।
ब्रिटेन को औद्योगिकीकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियों से उस समय वहाँ का समाज ग्रस्त था। उत्पाद उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है, ये समाजवाद कहलाया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व कायम रहता है, उसे पूंजीवाद कहा गया। तो औद्योगिक क्रांति के बाद समाजवाद और पूंजीवाद नाम के जो दो विशिष्ट शब्द आप सुनते आए हैं, ये इजाद में आए। और एक तरफ जो पूंजीपति थे, जो बड़ी बड़ी मशीनों के स्वामी थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के स्वामी थे, और दूसरी तरफ जो मजदूर लोग थे, उनकी दुर्दशा पर बहुत सारे विचारक सामने आए, जिन्होंने कहा कि मजदूरों का भी इन मशीनों पर स्वामित्व होना चाहिए और जो मुनाफा है वो दोनों में उसका वितरण होना चाहिए। इस तरीके के विचार भी आप 19वीं शताब्दी में देखते हैं, जब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में निकाला, तो उन्होंने ये आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बच्चों तथा औरतों पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक रहे। सहसावस्था में बच्चों की मौत, घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना, कम मजदूरी, काम के घंटों की अधिकता, ये कुछ ऐसे चित्र हैं जो औद्योगिक क्रांति के बाद आप हर शहर में देख सकते थे। बच्चों और औरतों की दशा सुधारने के लिए कानून लाए गए 1833 में, 1842 में खान और कोयला खान अधिनियम, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा स्त्रियों से खानों में काम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1847 का अधिनियम, फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। और 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किया। कर्नल लॉज का समर्थन, चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया। उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला और बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़-फोड़ की गई। जनरल नैडलुट के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया और ये मशीनों की तोड़-फोड़ में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इनके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों तथा बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारी के लिए काम और कानूनी तौर पर मजदूर संघ बनाने के अधिकार की मांग की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज दो हिस्सों में बंट गया, एक मालिक, दूसरा मजदूर वर्ग। कुटीर और लघु उद्योग धंधों का विनाश होने से बेरोजगारी बढ़ी और केवल पूंजीपति वर्ग को ही लाभ हुआ। ये इस औद्योगिक क्रांति का लबोलुबाब था और ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस तरीके से औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में दस्तक दी। उसके बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होती है और इसकी शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से होता है। मैनचेस्टर से वर्सले तक ब्रिटले नामक इंजीनियर ने एक नहर बनाई। रेल के जरिए खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप के इंजन का इस्तेमाल जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। तेज चलने वाले शटर का आविष्कार जॉन के ने किया। स्पिनिंग व्हील का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया। ये कुछ आविष्कार हैं जो उस दौर में किए गए। ये इंग्लैंड की एक फैक्ट्री का दृश्य है जहां पर भारी भरकम मशीनें दिखाई दे रही हैं, कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन फैक्ट्रियों में अक्सर मजदूरों को बहुत घंटों तक काम करना होता था और जितना वो मेहनत करते थे उस हिसाब से उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उसके बाद इस दुनिया के अंदर दो तरीके के विचार पैदा हुए, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। और ये आप देख रहे हैं दाईं तरफ सड़क निर्माण में तारकोल और कंक्रीट का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कैसे होता, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके की सड़कों का निर्माण होने लगा। औद्योगिकरण के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाएं हाथ में आप देख रहे हैं फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जो जहरीला धुआं है वो किस तरीके से वायु को प्रदूषित कर रहा। ये उस समय का दृश्य है। आज भी भारत के बहुत सारे शहरों में इस तरीके के दृश्य आप देख सकते हैं। और ये है म्यूल, जो कताई की मशीन थी और कैसे कैसे इस कताई की मशीनों में भी नई तरीके की मशीनें इजाद होने लगी, नई तरीके की मशीनें अस्तित्व में आई, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव,
इसका प्रभाव क्या था? यॉर्कशायर जो कि इंग्लैंड के अंदर पड़ता है, उसमें ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचों को तोड़ दिया। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बालों की कटाई करते थे। 1830 के दंगों के दौरान फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी महसूस हुआ कि उनका धंधा तो चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलियानी मशीनों का इस्तेमाल आरंभ हो गया था। दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी की सजा हुई और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। और इसी बीच एक आंदोलन चला, लुडिज्म आंदोलन। जनरल नैडलुड के नेतृत्व में लुडिज्म 1811 से 1817 तक ये आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत इस संघ के जो अनुयायी थे वो न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम की मांग करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि औद्योगिक क्रांति ने जो पहले हाथों से काम करते थे, जो हस्तचालित उद्योग थे, वो मृतप्राय होते चले गए और बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा जब नई मशीनों ने फैक्ट्रियों के अंदर दस्तक दी। और उसी से उपजा हुआ ये लुडिज्म आंदोलन है। औद्योगिक क्रांति के दौर में दो तरीके के जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मशीनों का विरोध हो रहा है मजदूर वर्गों के द्वारा, दूसरी तरफ पूंजीवाद का आरंभ। और ये दो जो प्रसिद्ध कार्टून हैं ये उस दौर की दशा को व्यक्त कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति का एक घिनौना जो एक तस्वीर थी वो ये थी कि जो खनन में, माइनिंग में बच्चों का मजदूरों के रूप में प्रयोग, क्योंकि अधिकतर ये जो खाने होती थी ये बहुत ही संकरे रास्ते उसके अंदर होते थे और वहाँ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं जा पाता था। तो ज़्यादातर खानों में, कोयले और लोहे की खानों में बच्चों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा और बाल श्रम की जो समस्या थी वो सामने आने लगी। और इन बच्चों को बहुत कम मजदूरी देकर जो पूंजीपति थे वो अपना पीछा छुड़ा लेते थे। तो बाल मजदूरी पर आधारित एक कार्टून जिसमें दिखाया गया कि औद्योगिक क्रांति के दौरान बाल मजदूरी को बढ़ावा दिया गया जानबूझ के, ताकि शोषण के खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके।